Assalamualaikum to all my viewers and welcome again. Hope that you all are fine. So viewers, हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में बात की थी गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की। अपने नेक्स्ट लेक्चर पर जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। सो व्यूअर्स, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। सो व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है वो है फोर्थ स्कूल ऑफ थॉट, साइको एनालिसिस। आज के कंटेंट में इंट्रोडक्शन ऑफ साइको एनालिसिस, मेजर थिंकर्स जिसमें सिगमंड फ्रॉइड, एल्फ्रेड एडलर, देन एल्फ्रेड एडलर की कंट्रीब्यूशन, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस, सुपीरियरिटी, देन उसके बाद कार्ल यंग जिसमें कार्ल यंग की कंट्रीब्यूशन है, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन साइकी, आर्कीटाइप्स, ये सब इंक्लूड है। आज हम इसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग साइको एनालिसिस के इंट्रोडक्शन की। तो साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट को सिगमंड फ्रॉइड ने फाउंड आउट किया था। इसके अलावा इस स्कूल ऑफ थॉट में जो हमारे माइंड और बिहेवियर पर अनकॉन्शियस इन्फ्लुएंसेस होते हैं उस पर एम्फेसाइज किया गया था। इसके अलावा साइको एनालिसिस में कुछ थेराप्यूटिक मेथड यूज़ किए जाते हैं किसी भी मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, जिसमें हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जिसमें ड्रीम इंटरप्रिटेशन, फ्री एसोसिएशन, इन टेक्निक्स के थ्रू हम लोग किसी भी पेशेंट के माइंड में जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस एलिमेंट्स में एक इंटरएक्शन होता है उसको हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं। देन हम उसके जो अनकॉन्शियस माइंड में उसकी एक रिप्रेस्ड फियर्स होते हैं, उसके कॉन्फ्लिक्ट, उसके थॉट्स, उसकी फीलिंग होती है, उसको हम ब्रिंग आउट करते हैं। देन हम उसको कॉन्शियस माइंड में लेकर आते हैं। इस तरह से फिर जो उस पेशेंट के माइंड में अनकॉन्शियस फियर, फीलिंग, थॉट्स, कन्फ्लिक्ट जो रिप्रेस्ड हो जाते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और एक पेशेंट ठीक हो जाता है, वो हील्ड अप हो जाता है। ये हमारे साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट के मेजर थिंकर है सिगमंड फ्रॉइड, एल्फ्रेड एडलर एंड कार्ल यंग। अब बात करते हैं हम लोग सिगमंड फ्रॉइड की। तो ये एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे और साइको एनालिसिस के फाउंडर थे। इसके अलावा इन्होंने एक बेस्ट नोन थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी डेवलप की थी जिस थ्योरी का फोकस था इंटरनल ग्रोथ पर। इसके अलावा इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि जो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है वो एक पर्सन के अनकॉन्शियस माइंड में उसकी सप्रेस्ड फीलिंग, उसके थॉट्स और उसकी जो विशेस, डिज़ायर्स जो भी होती है उसकी वजह से होता है। इसके अलावा इनका ये बिलीव था कि अगर एक पर्सन के, एक पेशेंट के उसके अनकॉन्शियस कन्फ्लिक्ट्स, उसकी जो सप्रेस्ड फीलिंग, थॉट्स, उसके डिज़ायर्स है, उसको अगर हम लोग कॉन्शियसनेस में लेकर आए तो इस तरह से वो पर्सन ठीक हो सकता है, उसके अनकॉन्शियस जो कन्फ्लिक्ट्स है वो ख़त्म हो सकते हैं। फ्रॉइड की साइको एनालिसिस थ्योरी एक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी भी है। इसके अलावा ये एक मेथड ऑफ साइकोथेरेपी भी है। साइको एनालिसिस थ्योरी के 3 मेजर पार्ट है, जिसमें सबसे पहले थ्योरी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, जिसमें फ्रॉइड ने ईगो और सुपर ईगो की बात की है। सेकेंड वन, द थ्योरी ऑफ द स्ट्रक्चर डायनामिक, जिसमें उसने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस मोटिव्स की बात की है। इसके अलावा ईगो डिफेंस मैकेनिज्म की बात की है। एंड थर्ड वन इज़ ए थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेजेस, जिसमें फ्रॉइड ने एक बच्चे की डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ या डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पर जो एक डिफरेंट मोटिव्स और बॉडी रीजन से इन्फ्लुएंस करते हैं उसकी बात की है। अब बात करते हैं हम लोग एल्फ्रेड एडलर की। तो ये एक ऑस्ट्रियन मेडिकल डॉक्टर, साइकोथेरेपिस्ट और स्कूल ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी के फाउंडर थे और ये फ्रॉइड के सपोर्टर थे, अर्ली सपोर्टर थे। लेकिन बाद में कार्ल यंग की तरह कुछ चीज़ों में फ्रॉइड से इनका इख्तलाफ था, कुछ ओपिनियन इनके चेंज थे, कुछ चीज़ों से ये डिसएग्री करते थे, जिसकी वजह से ये फ्रॉइड से बाद में सेपरेट हो गए थे। इनका जो सबसे ज़्यादा एम्फिसाइज था वो था इम्पॉर्टेंस ऑफ फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी पर। अब फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी मतलब हम जो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। ये जो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्सेस होते हैं ये अनकॉन्शियस होते हैं। अब एडलर का कहना था कि हर पर्सन में सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी होती है, हर पर्सन में फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी होती है, ठीक है। हर पर्सन एहसास कमतरी का शिकार होता है। अब एल्फ्रेड ने बच्चों की भी बात की थी। उसने कहा था जो बच्चों में इन्फीरियरिटी होती है ये कोई एबनॉर्मलिटी या किसी डिफीट की, किसी शिकस्त की अलामत नहीं होती है, ठीक है। सिम्टम्स नहीं होते उसके। बच्चे रियलिटी में जो है वो पावरलेस होते हैं, डिपेंड करते हैं अपने पेरेंट्स पर।
अब बच्चों में ये जो एक इन्फीरियॉरिटी होती है, ये बेसिकली एक रियलिटी ऑफ नेचर होती है। अब हर पर्सन में जो एक बेसिक इनबॉर्न टेंडेंसी होती है, वो उस पर्सन को एक इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्स से सुपीरियॉरिटी की तरफ भी लेकर जाने की कोशिश करती है। इसी तरह एडलर ने अपनी थ्योरी इंडिविजुअल साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया था, बहुत ज़्यादा एम्फिसाइज़ किया था नीड ऑफ सुपीरियॉरिटी पर। अब सुपीरियॉरिटी जो है ये हमारे इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्सेस को ओवरलैप करती है, उसे ओवरकम करती है। इस तरह अल्फ्रेड एडलर ने डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग ईगो पर भी इसलिए एम्फिसाइज़ किया था कि जो एक ईगो होती है वो हमारी किसी भी चीज़ में, हमारी ईड हो, सुपर ईगो हो, हमारी इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्सेस, सुपीरियॉरिटी, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, इन सब को बैलेंस करती है, इन सब में बैलेंस करती है। ठीक है, इसलिए अल्फ्रेड एडलर ने नीड ऑफ सुपीरियॉरिटी और स्ट्रॉन्ग ईगो पर भी बहुत ज़्यादा एम्फिसाइज़ किया था। इसके अलावा एडलर ने रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट की भी बात की थी कि जो एक साइकोलॉजिस्ट है उसका ये रोल है कि वो उस पेशेंट को जिसमें एक इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा है, उसकी इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्सेस की रीज़न को फाइंड आउट करे, उसकी कॉज को फाइंड आउट करे। ठीक है, देन उस पेशेंट के इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्सेस को एलिमिनेट करने में उस पेशेंट की हेल्प करे। अब एडलर की जो इंडिविजुअल साइकोलॉजी है वो इस आइडिया को रेफ़र करती है कि हमें लोगों को एज आ होल देखना चाहिए रदर देन पार्ट्स। इसने भी गेस्टालियन की तरह गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के कंसेप्ट जो था एज आ होल, इसने भी उसी तरह ही बात की थी। ये भी उसी चीज़ को ही देखता था कि हमें लोगों को एज आ होल देखना चाहिए, हमें पार्ट्स में नहीं देखना चाहिए। इसके अलावा एडलर का जो काम था, वो जो उसका फोकस था, वो सबसे ज़्यादा था प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड रेयरिंग पर, उनकी एजुकेशन पर और उनकी एवरीडे लाइफ प्रॉब्लम जो होती है उस पर। अब जब एक पर्सन के अंदर इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्सेस आ जाते हैं, तो इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्सेस बेसिकली ये होते हैं कि एक पर्सन में जो है ना लैक ऑफ सेल्फ इस्टीम हो जाती है, वो अपने आप पर अपने आप को बहुत ज़्यादा लो फील करने लगता है और बहुत ज़्यादा लो फील करवाने लगता है दूसरों को। उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, मतलब किसी से बात नहीं कर पाता, सेल्फ इस्टीम उसकी लो हो जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है, वो अपने आप पर शक करने लगता है। कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं होता, हर पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्सेस होते हैं और ये इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्सेस जो है ये बचपन से ही हमारे अंदर होते हैं। एडलर ने कहा था कि जो फैमिली होती है वो भी बहुत ज़्यादा बच्चे में इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्सेस क्रिएट करने में रिस्पॉन्सिबल होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का एक बच्चा या एक ही बच्ची है, ठीक है, अब वो जो चीज़ मांगेगा, जो चीज़ कहेगा, फैमिली उसकी पूरी करेगी, लाकर उसके हर हाथ में हर चीज़ दे देगी। बच्चे तो वैसे ही अपने पेरेंट्स पर पहले डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह जब उसकी बैठे बैठे बच्चे की हर चीज़ पूरी होती रहेगी, लेकिन जब वो फिर बड़ा हो जाएगा तो इस तरह उसको अपने हर काम करने में प्रॉब्लम होगी। इस तरह से बच्चे में इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्सेस आता है फैमिली की तरफ से। ठीक है, बहुत ज़्यादा बच्चे को डिपेंडेंट कर देती है फैमिली अपने आप पर, हर चीज़ उसकी बैठे बैठे पूरी कर देना बजाय उसको मना करे या उसको खुद कुछ काम करने दे। तो इस तरह से भी एडलर ने कहा है कि फैमिली रिस्पॉन्सिबल होती है। एडलर के अकॉर्डिंग हम इन इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्सेस को जो है ना ओवरकम कर सकते हैं सुपीरियॉरिटी की हेल्प से। जब एक बंदा सोच लेता है कि हाँ मैंने अपनी इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्सेस को ख़त्म करना है, सुपीरियॉरिटी की मदद लेता है वो, फिर वो कहता है हाँ मैंने ये काम करना है, मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा। जो उसके इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्सेस होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, जैसे कि वो सोसाइटी में निकलता है तो उसको प्रॉब्लम होती है, लोगों में घुल मिल नहीं सकता, ज़्यादा लोगों के साथ बातचीत नहीं कर सकता, उसमें एक लो सेल्फ इस्टीम है। लेकिन जब वो कहेगा कि हाँ मैंने इसको ओवरकम करना है, तो वो सुपीरियॉरिटी की हेल्प लेता है। वो कहते हैं हाँ मैं जाऊँगा सोसाइटी में, निकलूँगा, लोगों से बात करूँगा, अपना सेल्फ इस्टीम वो हाई करता है। इस तरह से एडलर ने कहा है कि एक सुपीरियॉरिटी की हेल्प से जो है हम अपने इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्सेस को ओवरकम कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कार्ल योंग की। तो ये एक स्विस साइकेट्रिस्ट थे और एक साइको एनालिसिस्ट भी। इसके अलावा इन्होंने एनालिटिकल साइकोलॉजी को फाउंड आउट किया था। इन्हें फर्स्ट मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट भी कंसीडर किया जाता है क्योंकि इन्होंने कहा था कि जो ह्यूमन साइकी होती है वो बाय नेचर ही रिलीजियस होती है। इसके अलावा इन्हें ड्रीम एनालिसिस का फाउंडिंग फादर भी कंसीडर किया जाता है और ये फ्रॉइड से थोड़ा सा डिसएग्री करते थे कि जो पर्सनैलिटी है वो टोटली सेक्सुअल बेस्ड नहीं होती। कार्ल यंग के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन साइकी है उसके 3 पार्ट्स होते हैं: ईगो, द पर्सनल अनकॉन्शियस एंड द कलेक्टिव अनकॉन्शियस। अब सबसे पहले बात करते हैं ईगो की। तो यंग के अकॉर्डिंग जो ईगो है ये कॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करती है क्योंकि इसमें ह्यूमन के थॉट्स, मेमोरीज और इमोशंस इंक्लूड होते हैं और कॉन्शियस माइंड वो जिससे पर्सन अवेयर होता है। ठीक है,
अब जो ईगो है योंग के अकॉर्डिंग ये बहुत हद तक हमारी फीलिंग्स ऑफ आइडेंटिटी और कॉन्टीन्यूटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब योंग ने फ्रॉइड की तरह ही एक अनकॉन्शियस का जो हमारी पर्सनैलिटी के साथ रिलेशन होता है उस पर, उसकी इम्पोर्टेंस पर एम्फिसाइज़ की है। अब योंग के अकॉर्डिंग अनकॉन्शियस 2 लेयर्स पर कंसिस्ट करती है। नंबर 1 है लोअर लेवल एंड नंबर 2 इज़ डीपर लेवल। अब जो लोअर लेवल है ये हमारी पर्सनल अनकॉन्शियस है और जो डीपर लेवल है ये हमारी कलेक्टिव अनकॉन्शियस है। अब बात करते हैं हम लोग पर्सनल अनकॉन्शियस की। तो कार्ल योंग के अकॉर्डिंग जो पर्सनल अनकॉन्शियस होती है ये हमारी ऐसी थॉट्स और फीलिंग्स होती है जो हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस का करंटली पार्ट नहीं होती, ठीक है। कॉन्शियस अवेयरनेस जिससे हम अवेयर होते हैं फुली, हम लोग को पता है हम क्या कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये हमारी उस कॉन्शियस अवेयरनेस का करंटली पार्ट नहीं होती। ये हमारी कहीं अनकॉन्शियस में लाई कर रही होती, ठीक है। हमारी पर्सनल अनकॉन्शियसनेस में हमारी रिप्रेस्ड विशेस थॉट्स और फीलिंग्स आ जाती है, ऐसी विशेस थॉट्स फीलिंग्स जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक पेनफुल हो या अनडिज़ायरेबल हो, ठीक है। जैसे एक कोई स्टूडेंट है वो साइकोलॉजिस्ट बनना चाहता है लेकिन वो इतने अच्छे पोजीशन, इतने अच्छे मार्क्स नहीं ले पाता या फेल हो जाता है, तो ये जो उसकी विश थी वो उसकी अनकॉन्शियस में चली गई, कहीं अनकॉन्शियस में रिप्रेस्ड हो गई। लेकिन जब वो इसे याद करता है, जब वो अपनी इस विश को, अपनी इसके बारे में सोचता है, ठीक है, तो वो एक एग्जाइटी फील करता है, ठीक है, ये उसके लिए बहुत पेनफुल होती है। यही हमारी पर्सनल अनकॉन्शियसनेस होती है जिससे हम उस सर्टेनली अवेयर नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम इसे याद करना चाहें तो हम इसे अपनी कॉन्शियस में लेकर आ सकते हैं। अब हम बात करें कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस क्या है, तो ये हमारा एक डीपर लेवल होता है अनकॉन्शियस का, और ये जो है ना ये हमारे फोर फादर से इनहेरिटेड होता है। हम इसे अपने फोर फादर से, अपने आबाओ अजदाद से, अपनी फैमिली से लेकर आते हैं। अब योंग के अकॉर्डिंग ये जो एक्सपीरियंस है कि हम जो है अपने फोर फादर से, अपनी जनरेशन से इनहेरिट करते हैं, ठीक है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस को, तो इसने इसको एक सर्टेन पैटर्न का नाम दिया था जिसको कहते हैं आर्कीटाइप। आर्कीटाइप है क्या? अब ये एक पर्सन के बिहेवियर और उसकी पर्सनैलिटी का एक ओरिजिनल मॉडल होता है। आर्कीटाइप इनेट होते हैं, ठीक है। अब ये इसकी 5 टाइप है। आर्कीटाइपल इमेजेस 5 तरह की है, ठीक है। सबसे पहले पर्सोना। अब पर्सोना ये है कि हम किस तरह से अपने आप को वर्ल्ड के सामने, दुनिया के सामने प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जो एक पर्सन होता है वो इनरली कुछ और होता है, उसकी जो पर्सनैलिटी होती है इनरली वो एक वन वे होती है, लेकिन वो अपने आप को जो है दुनिया के सामने दूसरे वे में, क्या कहते हैं, प्रेजेंट करता है। पर्सोना एक मास्क होता है, लाइक अ मास्क, ठीक है, कि आप होते कुछ और है लेकिन दुनिया के सामने कुछ और प्रेजेंट करते हैं। इसी तरह सेकंड वन इज़ एनिमा, द फीमेल इमेज इन मेल साइकी। मतलब जो मेल होते हैं वो फीमेल की चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं, कि जिस तरह अगर एक वुमन बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत लविंग है, तो वो मेल भी इस चीज़ को अडॉप्ट कर लेगा। इसी तरह थर्ड वन इज़ एनिमस। एनिमस है दी मेल इमेज इन फीमेल साइकी। मतलब फीमेल में जो है मेल वाली जो चीज़ें है वो आ जाती है, फीमेल मेल की चीज़ों को अडॉप्ट कर लेती है। जैसे एक मेल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है तो ये फीमेल में भी एग्रेशन आ जाता है, ठीक है। एनिमा और एनिमस बेसिकली यही है कि मेल और फीमेल एक दूसरे की चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं, उनमें एक दूसरे की फीमेल वाली मेल में और मेल वाली फीमेल में आदतें जो होती है, उनकी जो चीज़ें होती है वो चली जाती है, ठीक है। ये सब क्यों होता है? ये सब सिर्फ इसीलिए होता है कि हम सब लोग एक साथ रहते हैं, मैन वुमेन सब साथ, बॉयज़ गर्ल्स सब साथ होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे की आदतों की, एक दूसरे की चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं। देन नंबर 4 पे है दी शेडो। अब ये हमारी पर्सनैलिटी की एक नेगेटिव साइड होती है। जब इंसान वॉलेट होता है या एग्रेसिव होता है तो ये आप उसकी नेगेटिव साइड को देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारी क्रिएटिव और डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज दोनों सोर्सेज आ जाती है। इंसान दूसरों को तबाह करने के लिए भी अपनी एनर्जीज़ को यूज़ करता है, ठीक है। ये हमारी एक पर्सोना की तरह ही काम करती है कि हम होते कुछ है लेकिन दिखाते कुछ है, ठीक है। देन अब लास्ट पे आ जाती है दी सेल्फ। सो सेल्फ इज़ आवर लाइफ गोल। सेल्फ जो है एक पॉजिटिव आर्केटाइप है कार्ल योंग का। इसमें ये बताया है कि जो इंसान के अंदर एक सेंस ऑफ यूनिटी होती है, जो इंसान अपने एक्सपीरियंसेस से गेन करता है। इंसान अपनी लाइफ में बहुत सी पॉजिटिव चीज़ों का अचीव करता है, देन उससे फिर एक ह्यूमनिस्टिक वे में भी यूज़ करता है, उससे एक ह्यूमनिस्टिक वे में सर्व करता है। हर इंसान की अपनी एक सेल्फ होती है, अपना एक गोल होता है। तो ये थे 5 मेन आर्किटाइप जो कि कार्ल योंग ने बताए थे। सो व्यूअर्स, रिमेनिंग टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।
सो व्यूअर्स, आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड टुडेस लेक्चर। लेकिन अगर फिर भी कहीं भी कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़। कीप सपोर्टिंग मी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।